यूपी में लव जिहाद पर कानून पास हो गया है। यूपी असेंबली में गैर कानूनी तब्दीली मजहब को रोकने से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद शादी के लिए मजहब तब्दील करना धोखाधड़ी माना जाएगा। इसके साथ ही मजहब तब्दील करने से पहले किसी भी जोड़े को डीएम की मंजूरी लेनी होगी। ऑपोजिशन लगातार इस कानून की मुखालफत कर रहा था और इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रहा था, ताहम हुकूमत ने ऑपोजिशन की मांग को ठुकरा दिया। मरकज की मदरसा जदीद कारी एजुकेशन स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में काम करने वाले 25,000 टीचर्स योगी हुकूमत से काफ़ी खुश है। इस स्कीम के लिए बजट में मुख्तस फंड का असातिज़ा ने खैर मकदम किया है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से असातिज़ा काफ़ी परेशान थे और सरापा एहतजाज बने हुए थे, क्योंकि मरकज़ ने उनकी तनख्वाह की रकम जारी नहीं की थी। ताहम इस साल के लिए योगी हुकूमत ने 479 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो मरकज़ के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना है। ऐसे में यह असातिज़ा मरकजी हुकूमत से एजुकेशन स्कीम का बजट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। 4 साल से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का केंद्रांश मानदेय बाकी है, जिसकी वजह से उनके परिवार भुखमरी के कगार पर है। भारत सरकार द्वारा जो बजट किया गया था मदरसा आधुनिकीकरण की योजना के लिए, वो बहुत कम था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 479 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के चेहरे खिल गए हैं और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार भी मदरसा आधुनिकीकरण योजना में बजट को बढ़ाएगी और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का जो 4 साल का केंद्रांश बकाया है उसको देगी, और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक लग करके माननीय प्रधानमंत्री जी के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान के सपने को साकार करेंगे। यूपी में स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन अब इस मामले में यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में कहा गया है कि जब तक स्कूल के स्टाफ, टीचर्स और बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया जाता, तब तक स्कूल नहीं खोला जाना चाहिए। फ्रंट के सदर और अर्जी गुजार शाहिद अली से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोला जा रहा है। योगी हुकूमत इस सिलसिले में अपनी तमाम कार्रवाइयां पूरी कर रही है, लेकिन यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीधे तौर पर पीआईएल दाखिल कर दी है। हमारे साथ फ्रंट के सदर शाहिद अली साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपको क्या दिक्कत है? सरकार अगर स्कूल खोल रही है, कोरोना कम हो रहा है। सर, यही तो दिक्कत है कि कोरोना कम हो रहा है। ये जो सरकार के एफर्ट्स हैं, इन सब पे पानी फिर जाएगा। अगर जरा सा भी कोरोना दोबारा से फैल गया तो कोरोना कहीं चला नहीं गया है। ये जिस भी तरह से या जो भी इन्होंने सिस्टम बनाया है कि कोरोना केसेस कम दिखा रही हैं, कम आ रहे हैं, लेकिन कोरोना तो है, कोरोना खत्म तो नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन जब तक नहीं दी जाए स्कूल के बच्चों को, स्कूल के टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक कोरोना विस्फोट हो सकता है बच्चों को स्कूल भेजने पर। लेकिन अगर हम देखें जो कौमी सतह पर मामले आ रहे हैं, उसमें काफ़ी कमी आई है। सीबीएसई का एक ऑर्डर भी आया है और तमाम तरह की गाइडलाइंस जो होम मिनिस्ट्री से आई है, उनको देखते हुए स्कूलों की तरफ बढ़ा जा रहा है, क्योंकि स्कूल भी खुलना ज़रूरी है। सर, स्कूल खुलना ज़रूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन स्कूल को कैसे खोला जाए? क्या बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के स्कूल खोलना सही है? जब पूरे साल स्कूल नहीं खुला है तो ये मेरा ख्याल है 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। तो ये 1-1.5 महीने और नहीं रुका जा सकता क्या? ऐसी क्या खास बात आ गई, ऐसी क्या जल्दी आ गई कि आपने स्कूलों को अभी खोलना है? और ख़ास बात यह है कि सीबीएसई ने स्कूल खोलने के लिए नहीं कहा है। सीबीएसई ने भी तो बल्कि ये कहा है कि जो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम है वो भी आप मई और जून में करवाइए। लेकिन स्कूलों ने उसके बहाने से, और ख़ासतौर से योगी जी की सरकार ने जो हुक्मनामा निकाला है कि साहब स्कूल खोल दीजिए, बल्कि पहली क्लास से लेकर के 12th तक के स्कूल खोल दीजिए। अब सोचिए, छोटे छोटे बच्चे बस में जा रहे हैं, वैन में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से उनके लिए हो जाएगी? मास्क कोई बच्चा 10 घंटे तक कैसे पहनेगा? मैं तो बल्कि सबके लिए कह रहा हूं कि आप स्कूल खोलना खोलिए, लेकिन जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो बच्चे हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सबको आप वैक्सीनेशन जब तक नहीं करवाएं, जब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। आपको एतराज़ है सरकार, लेकिन जो वालिदैन हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे कंसर्न ले रही है और कह रही है कि आपको भेजना है, और खुद जो है उनको उनसे रजामंदी एक तरह से ली जा रही है। ये और बहुत ख़तरनाक बात है
कंसेंट फॉर्म के नाम पर या कंसेंट स्लिप के नाम पर ये एक बहुत तगड़ा वाला धोखा दिया जा रहा है पेरेंट्स को। उनको ये हिदायत दी जा रही है कि आपने कंसेंट फॉर्म भरना ही भरना है, और उस कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बीमार हो जाएगा तो आप स्कूल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या होगी? आप तो मतलब सीधे सीधे से बात कर रहे हो कि आपने ये करना ही है, यानी कि आप हमारे पास में ये आग है, आप इस आग में आकर के गिर जाइए और जब आपको आग जला देगी तो आपको इल्जाम भी नहीं लगा सकते। इसके खिलाफ हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए और हमें उम्मीद है पूरी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। तो ये पूरा मामला है जिसके लिए यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL दाखिल की है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 3 तलाक मुतासरा ख़वातीन की कानूनी मदद के लिए अलीगढ़ में ट्रिपल तलाक विक्टिम रेवोल्यूशन सोसाइटी तश्कील दी गई है। सोसाइटी की तश्कील पर आज जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अक़राज़ मक़ासिद पर रोशनी डाली। तंजीम के सरपरस्त चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने बताया कि हमारा मकसद 3 तलाक की मुतासरा ख़वातीन को मदद मुहैया कराना है। हालांकि हुकूमत ने 3 तलाक मुतासरा के लिए बजट भी दिया है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। हम मुतासरा ख़वातीन को समाजी इंसाफ के साथ दीगर सहूलियात भी मुहैया कराएंगे। हम शासन प्रशासन से गुहार लगा के और इस प्लेटफार्म के माध्यम से एक ताकत को लेकर के हम माननीय मोदी जी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे, माननीय योगी जी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वहाँ से फिर मदद आएगी, प्रशासनिक तौर पर मदद आएगी। तो बहुत सारी असल में गरीबों के लिए बहुत सारी सरकार की तरफ से इमदाद हैं जो बीच में ही बंदरबाट हो जाती हैं। ट्रिपल तलाक के भी जो आरोपी हैं उनका कुछ हो नहीं रहा है, तो वो हम एक ताकत बनेंगे मजलूम की, कमज़ोर की, ट्रिपल तलाक पीड़िताओं की। गवर्नमेंट के बहुत आभारी है कि उन्होंने 10.5 करोड़ रुपए इसमें हमारे बजट में हमारे लिए फ़ंड रखा हुआ है, उसके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम चाहते हैं ये काफ़ी नहीं है, उसके लिए हम बहुत सारी योजनाओं को लाना चाहते हैं, उनको शिक्षित करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा उनको हम इस तरह तैयार करना चाहते हैं ताकि वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ें। चाहे हमें उसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हम उतरने के लिए तैयार हैं। हम प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारी मदद करें आर्थिक रूप से और इनको एजुकेट करें। और हम योगी सरकार को और मोदी सरकार को भी गुहार लगा रहे हैं, उनको भी गुजारिश करते हैं कि ऐसी महिलाओं की मदद करें। ज़रूरी कवानीन के खिलाफ जारी किसानों का एहतजाज अब नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। कवानीन को वापस न लेने पर बज़िद हुकूमत के खिलाफ किसानों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है। हुकूमत से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए मगरबी यूपी के किसान अब खेतों में खड़ी फसलों को खुद ही ट्रैक्टर चलाकर तबाह कर रहे हैं और बीजेपी लीडरान को गाँव में दाखिल न होने देने का ऐलान कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ के रहटा गांव में भी किसानों ने गेहूं की लहलहाती फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को तबाह कर दिया है। आने वाले टाइम में हमें इसके दाम नहीं मिलेंगे तो हम इसे क्या फायदा, हम तो अपने खेत खाली छोड़ देंगे। कृषि कानून का तो ज़्यादा मुझे पता नहीं, फिर जो हमारी कीमत है लागू होनी चाहिए। 2800 रुपये गेहूँ का भाव होना चाहिए, 400 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए। जो हमारी लागत है वो हमें मिलनी चाहिए। कृषि कानून में क्या है वो तो जाने नेता, ये हेर फेर का कुछ से कुछ बता मैं। ये सरकार हमारी मान नहीं रही और हमें तो ये काम करना पड़ेगा। धरना चल रहा है, धरने की नहीं सुन रही, हमारी नहीं सुन रही। इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग मर लिए, किसी की बात पर गौर नहीं कर रही है। ये तो तानाशाही पे आ रही है। हिटलर वाला रोल अपना रखा है इन लोगों ने। तो आप ही बताओ भाई, नुकसान तो है ही है। आज गांव के बाहर बोर्ड लग जाएगा, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसद जो भी है वे गांव रोहटा में ना आए, वरना उनकी जो भी उनके लिए नुकसान होगा वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। क्योंकि पूरे गांव ने मिलकर पंचायत की थी और बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायकों का बहिष्कार किया है। और ये नमूना है कि हमने अपनी फसल को जोत दिया है। इलाहाबाद जिले में कत्ल की वारदात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा वाक़ये में जिले के सोराउन कस्बे के हाजीगंज गांव में एक बुजुर्ग किसान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। गांव के रहने वाले 65 साला प्यारेलाल यादव को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अपने घर में सो रहे थे। गांव के लोगों के मुताबिक हमलावरों ने बुजुर्ग किसान को धारदार असलहे से कत्ल कर दिया है। पुलिस प्यारेलाल के कत्ल की वजह मालूम करने में लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक मौके वारदात पर फॉरेंसिक जांच की टीम पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक कत्ल के वाक़े के अहम सुराग मिले हैं, जिनकी बुनियाद पर कसूरवारों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी कारकुनान के जलसे में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के इंचार्ज और मेंबर राज्यसभा संजय सिंह ने किसान कानून पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और जमकर तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि यह कानून हिंदुस्तान और यहां की खेती को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की कमाई को सरमायादारों के हाथों में देने का काम कर रही है, जिसके लिए ये सभी साजिशें की गई हैं। हिंदुस्तान की किसानी और खेती को बर्बाद करने का फरमान है और इस कानून के अंदर किसानों की खेती को कब्जाने का, उसको पूंजीपतियों के हाथों में देने का एक बड़ा अभियान, एक बड़ी योजना है। दूसरा, इस कानून के बनने से, असीमित भंडारण की छूट देने से जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई हिंदुस्तान के अंदर बढ़ेगी। एमएसपी की गारंटी कानून में होनी चाहिए। अगर एमएसपी मोदी जी देना चाहते हैं तो उनको एक लाइन लिखने में क्या आपत्ति है कि एमएसपी से कम पर किसान से कोई खरीद करेगा तो उसके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई होगी। इसका मतलब एमएसपी देने के मामले में मोदी जी की नीयत साफ नहीं है। फिरका वाराना एतबार से कानपुर एक हसास शहर है। यहाँ कई मरतबा तशद्दुद के वाक़यात पेश आ चुके हैं, इसलिए ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए पुलिस को जदीद तकनीक से लैस किया जा रहा है। अब हाईटेक ड्रोन के जरिए पुलिस हसास इलाकों पर नजर रखेगी। खास बात यह है कि ड्रोन में नाइट विजन भी है और उसकी जूमिंग पावर बहुत शानदार है। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर संवेदनशील शहरों में माना जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीए हिंसा जिस तरह से 2019 में हुई और उसके बाद बिकरू कांड हुआ, उसको लेकर अब यहाँ की पुलिस को आधुनिक तकनीकी से लैस किया जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर ड्रोन कैमरा एक जो है बेहद तकनीकी सुविधाओं से लैस है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ सीओ साहब मौजूद हैं, सीओ कोतवाली साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से ये आधुनिक तकनीकी से लैस है, इसमें क्या क्या खासियत है? इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं, हाई रिजोल्यूशन कैमरे हैं इसमें, जो दूर से ही इसमें चेहरों को पहचाना जा सकता है और कितने लोग उपस्थित हैं मौके पर, क्या है स्थिति, तो वो ज़्यादा गंभीरता से उसकी निगरानी भी की जा सकती है। साथ में इसकी ये काफ़ी देर तक हवा में भी रह सकता है, ये 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक भी रह सकता है और इसका रेडियस पहले के अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये जो नए ड्रोन हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे, ज़्यादा देर तक कारगर। सर, ये कानपुर के लिए क्यों ज़रूरी है? कानपुर क्या, इसके जितने भी बड़े शहर हैं जहाँ पे संवेदनशील कभी पिछली घटनाएं हुई हैं, हर उस जगह के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा प्रभावी भी हैं इस समय। सर, आपने देखा कि सीओ साहब का साफ तौर से कहना है कि कानपुर क्योंकि संवेदनशील इलाकों में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की आधुनिक तकनीकी से लैस होना बेहद ज़रूरी है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। गुजरात के बल्दियाती चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली का जीत पर पार्टी कारकुनान में खुशी का माहौल है। इलाहाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। शहर के मरकजी इलाके सिविल लाइंस में जमा होकर एमआईएम कारकुनान ने पार्टी की जीत पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर एमआईएम के मकामी ओहदेदारों का कहना था कि गुजरात में होने वाले बल्दियाती चुनाव में पार्टी ने 8 सीटों पर शानदार कामयाबी दर्ज कराई है। एमआईएम कारकुनान का कहना था कि गुजरात के बाद अब बंगाल और यूपी में होने वाले इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही है। गुजरात में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 महीने की मेहनत का आज जो परिणाम है, उसमें कई सीटों पर हमने चुनाव लड़ा और हमारी 8 सीटों पे जो है तो हमारी विजय प्राप्त हुई। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव है और पंचायत चुनाव में हम लोग पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारा जो चुनाव है वो बंगाल की जो आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रयागराज की टीम ने गुजरात में जो हमारी जीत हासिल हुई 8 सीटों पर, उस पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके जीत का जश्न मनाया और हम लोगों ने गुजरात जनता जिन्होंने अपने वोट से, अपने प्यार से हमें दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जो लोग वहाँ पर विजयी हुए हैं उनको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। दीपदान फाउंडेशन ने कानपुर में अनोखी मुहिम शुरू की है। फाउंडेशन ने सड़क किनारे भीख मांगने वालों की मदद के लिए पेशरफ्त करते हुए कूपन सिस्टम शुरू किया है, यानी लोग भीख मांगने वालों को नकद नहीं देकर कूपन देंगे और कूपन के जरिए कुछ खास दुकानों पर खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी।
एक आंदोलन शुरू करने जा रहा है कि उनको फूड कार्ड ही दिया जाए। ये फूड कार्ड आपको कानपुर के कम से कम 500 काउंटर्स पे मिलेगा, अवेलेबल होगा आम आदमी के लिए। आम आदमी वहाँ से फूड कार्ड लेकर इन भिखारियों को, जो ज़रूरतमंद जो खाना मांगते हैं या भीख मांगते हैं आप लोगों से, उन्हें नगद ना देकर जो फूड कार्ड के रूप में देंगे। और ये फूड कार्ड जो है हमारा कानपुर के कम से कम 500 ऐसे काउंटर्स यहाँ पे खाना मिलता है, ठेले हैं, वहाँ पे ये कैश होगा और वो सिर्फ इसका खाना ही ले सकते हैं, खाना ही खा सकते हैं, किसी और चीज़ के रूप में इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इससे जो इनके पीछे बैठे वो सरगना है उनकी कमर टूटेगी। दूसरा, इससे जो क्राइम बढ़ता है, ये रात को ड्रिंक करने के बाद या और जो चीज़ नशा करने के बाद जो क्राइम करते हैं उस पर लगाम आएगी। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है, जहां इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने वाली सहूलियात का भी फुकदान है। पानी की सप्लाई न होने से मुश्तइल अवाम ने आज नगर निगम के खिलाफ एहतजाज करते हुए नगर निगम और अलीगढ़ मेयर की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अलीगढ़ के इंदिरा नगर इलाके में पानी की सप्लाई काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिससे परेशान होकर आज अवाम ने सड़क जाम करते हुए एहतजाज दर्ज कराया और जमकर नारेबाजी की। पानी के यहाँ पे नल भी नहीं है, नल से भर के लाए तो नल भी नहीं है। यहाँ पे सभासद के पास जाते हैं, वो मना कर देते हैं कि आज आएंगे कल आएंगे, रोज ऐसे टाल देते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो पानी कहाँ से भर के लाए हम यहाँ पे। पानी की बहुत परेशानी है और पानी क्यों बार कहिए का कहते हैं पानी की परेशानी दूर करो, कोई न कहते। और नल की भी कहिए कि नल लगवा दे, नल भी न लगवाते कोई पानी को यहाँ पे। और सब परेशान है, बांटी अब एक दूसरे घत्ते जाते हैं, काकू ने कहा आ जाते पानी तो माथे भर भर के लाते हैं और कपड़ा आनते हैं, नहावे धोवे तो परेशानी। मौजूदा इक़्तिदार के खिलाफ अक़लियतों की बढ़ती मायूसी और गमो गुस्से से भले ही अरबाब इक़्तिदार का कोई नुकसान न हो, लेकिन ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं समाज में इंतशार, बेचैनी और मायूसी बढ़ रही है। अक़लियती तबके के लोग मानते हैं कि उन्हें अब इस हुकूमत से कोई उम्मीद ही नहीं रही है। पेश लखनऊ से ये रिपोर्ट। सियासी व समाजी सतह के साथ साथ मजहबी सतह पर भी इस बेचैनी और इज़्तिराब को महसूस किया जा रहा है। मुल्क की अक़लियतें बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस बात का एहसास शिद्दत से कर रहे हैं कि उन्हें पहले हाशिए पर लाया गया और अब हाशिए से भी कहीं अलग फेंक दिया गया। इसीलिए उन्हें अब किसी भी तरक्याती स्कीम और बजट में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, अक़लियतों को तो इन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया है, अगर आप गौर से देखिए। और एक तरीके से वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नेगेटिव में पॉजिटिव। तो अक़लियत को आपने इतना मायूस कर दिया कि अक़लियत ने अपना कहा भाई ईमानदारी से हम टैक्स तो सरकार को पे करेंगे और उस टैक्स का जो हक हमारा बनता है वो सरकार नहीं देगी, कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा मेहनत करके ज़िंदगी दे लेंगे, जी लेंगे, लेकिन हम अपने वतन के डेवलपमेंट के लिए और अहले वतन के लिए अपना टैक्स दे करके हम खुश हैं, नाखुश नहीं हैं। तो हमें एक तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकलती है। नियति नहीं है सरकार की, मंशा ही नहीं है। और उसकी मंशा की वजह नहीं है कि उनको अक़लियत से उतनी ज़्यादा लड़ाई है, उनकी वजह यह है कि अक्सरियत के लिए चूँकि कुछ कर नहीं पाए, जिनसे वोट लेकर के 50% लोगों ने वोट दिया था, नौजवानों ने वोट दिया था इस उम्मीद से कि 2 करोड़ की नौकरियां आएंगी, किसानों वोट दिया था कि साहब गन्ना का पैसा मिलेगा, MSP मिलेगी, सारे वर्गों ने इनको वोट दिया। सब में मायूसी है। चूँकि उस मायूसी का कोई हल नहीं है, सरकार चलानी नहीं आती, पैसा खर्चा नहीं करना आता, ऐलानात करके उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, तो अपनी इस कमज़ोरी को ढांकने के लिए एक ही तरीक़ा उनके पास है, जिसकी उनके पास डॉक्टरी है, वो ये है कि अक़लियत को तकलीफ़ पहुँचाए तो शायद अक्सरियत खुद हो जाए। उलमा इकराम से बात कीजिए तो वो हुकूमत और सहाफ़त दोनों से खफा बल्कि बेइंतहा नाराज़ नज़र आते हैं। सियासी जमातों और मिली तंजीमों के लोग भी यही कहते हैं कि सारे ख्वाब टूट चुके हैं। डॉक्टर मतीन कहते हैं कि मनफी और मुतअस्सिब सियासी नज़रियात ने बीजेपी को इक़्तिदार तक पहुंचाया है, लिहाजा वो इसी रविश पर कायम रहकर काम करना चाहती है। मुल्क की जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, सब इस बात पे पूरी इत्मीनान है कि ये जो सरकार है ये एंटी माइनॉरिटी सरकार है और उसका जो उसने किया है वही उसको करना था। हम कोई उम्मीद ही नहीं वाबस्ता थे कि हम साहब ये हमारे लिए ये काम हो जाएगा या वो काम हो जाएगा। हम तो पूरी तरह से मुतमईन थे यही होने वाला है। उन्होंने ये बात ठान रखी है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ वो काम करेंगे और उसी की बुनियाद पर ही उनकी सियासत
आगे बढ़ रही है और वही है उनका नज़्मुल ऐनी, उनका यही है, एंटी माइनॉरिटी। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा जो कुछ सोच रहे हैं उनकी तरदीद किए बिना हम यही कह सकते हैं कि लोगों को मुल्क के जमहूरी और दस्तूरी निज़ाम में यकीन रखते हुए हौसलाकुन पेशरफ्त करना चाहिए। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। करने गई पुलिस पर शराब स्मगलरों ने बरसाई गोलियां। सब इंस्पेक्टर की मौत, चौकीदार जख्मी। तसादुम में मारा गया शराब स्मगलर रंजन सिंह। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर ओपोजिशन का हंगामा। असेंबली के हाथे में आरजेडी अरकान असेंबली ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पटना की सड़कों पर दौड़ेगी सभी सहूलतों से लेस इलेक्ट्रिक बस। सीसीटीवी कैमरे से लेकर मोबाइल रिचार्ज पॉइंट और फायर सेफ्टी सिस्टम भी मौजूद। ये थी बिहार की सुर्खी।